जैसे कि हमने पार्ट 2 में ब्रिक्स संगठन में जोड़े गए सभी नए देशों का भारत के पर्सपेक्टिव में क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, हमने उन सभी के ऊपर डिस्कस किया. इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड पार्ट 1 एंड पार्ट 2, डू वॉच इट. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. सो नाउ इन पार्ट 3 वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पोटेंशियल ऑफ ब्रिक्स एंड उन सभी के ब्रिक्स से जुड़ने के क्या मायने हो सकते हैं एंड अपकमिंग ब्रिक्स करेंसी. उससे पहले आपका सचेतनता चैनल में स्वागत है. मैं आपका दोस्त अरमान. अब अगर ब्रिक्स के पोटेंशियल को अगर देखें तो ब्रिक्स जीडीपी के मायने में पूरे विश्व भर का लगभग 30% ऑफ द टोटल जीडीपी संभालता है. तो जहाँ पर भी इंडिया और चाइना जैसे देश एक साथ आ जाते हैं तो वो ग्रुप जीडीपी के टर्म्स में एंड पॉपुलेशन के टर्म्स में निश्चित ही एक बड़ा बन जाता है. ऑल्सो जब रशिया भी इन दोनों देश के साथ किसी भी एक संगठन में होता है तो एरिया के टर्म्स में भी वो पूरी ग्रुपिंग बड़ी हो जाती है, क्योंकि जीडीपी, एरिया एंड पॉपुलेशन के मामले में ये तीनों देश बड़े देश हैं. जैसे कि हम इकोनॉमी वाइज देखा, पहले से जितने 5 देश इस संगठन के भाग थे उनमें से केवल साउथ अफ्रीका ही था जिसकी इकोनॉमी बिलियन डॉलर्स में नापी जाती है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी रिलेटिवली छोटी है. वेराज बाकी चारों देशों की इकोनॉमी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमीज़ हैं. एंड जैसे कि इन सभी नए देशों के जुड़ जाने के बाद ये नियरली 30% ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स इकोनॉमी नियरली 30 ट्रिलियन डॉलर की बन चुकी है. ऑल्सो पॉपुलेशन वाइज भी ये बहुत बड़ा हो चुका है, जैसे कि 46% ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड नियरली 3.7 बिलियन लोग इन्हीं देशों में समाये हुए हैं. ऑल्सो ऑयल प्रोडक्शन भी 40,000 बैरल पर डे से भी ज़्यादा इन देशों के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि नियरली 43% है. और एक्सपोर्ट्स में भी इन सभी देशों के द्वारा 6,000 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का एक्सपोर्ट किया जाता है, जो कि नियरली 1/4 दैट इज़ 25% ऑफ द टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट है. इसी के साथ G7 ग्रुपिंग से ब्रिक्स की ग्रुपिंग की अगर तुलना की जाए तो परचेजिंग पावर पैरिटी में ब्रिक्स इन सभी देशों से थोड़ा ज़्यादा वेटेज रखता है. परंतु G7 की बात करें जिनमें कि टॉप इकनॉमीज़ आती हैं, जिनमें कि बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं, जैसे कि वो सभी देश नेटो अलायंस का भी पार्ट है, कल्चरली भी वो बहुत सिमिलर हैं और उनमें होमोजेनिटी है, जिससे कि वो लगभग एक मत होकर के सभी कार्य करते हैं. परंतु ब्रिक्स की बात करें तो वो कल्चरली बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, एक हेट्रोजीनियस ग्रुप है. ऑल्सो इसके साथ SCO जैसे अन्य रीजनल संगठनों में भी रशिया, इंडिया, चाइना जैसे देश पहले से ही एक साथ काम करते आए हैं, परंतु इनके कोलैबोरेटिव एफर्ट्स में अभी भी एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है. इकोनॉमिकली कंबाइंड अगर देखें तो निश्चित ही ये संगठन बहुत बड़ा हो जाता है, परंतु देशों के मध्य आपसी बॉन्डिंग मिसिंग है, जो कि इस ग्रुपिंग को आइडियोलॉजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता है. एंड ये तो सिर्फ अभी फर्स्ट राउंड ऑफ एक्सपेंशन था फ्रॉम नियरली 20 एप्लीकेशंस जो कि आई थी, और भविष्य में शायद जब अन्य देश भी जुड़ेंगे तो इसमें शायद ये हेट्रोजेनिटी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है. और ब्रिक्स से जुड़ी खबरों में सबसे अहम खबर यानी कि ब्रिक्स करेंसी की अगर हम बात करें तो इस समिट में निश्चित ही ब्रिक्स करेंसी को लाने के ऊपर कोई भी आम सहमति नहीं बनी है, परंतु ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि ब्रिक्स में ये जो नए देश जुड़े हैं तो उनकी वजह से ब्रिक्स की करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी. ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि द ब्रिक्स करेंसी विल बी बैक्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज एंड हाईली इंपॉर्टेंट मिनरल्स, जैसे कि सऊदी अरेबिया, ईरान, UAE क्रूड ऑयल जैसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स को संभालते हैं. और जैसे कि पहले पेट्रो डॉलर के कॉन्सेप्ट से डॉलर बूस्ट हुआ था, इन द फ्यूचर अगर पेट्रो ब्रिक्स करेंसी आती है तो वो निश्चित ही ब्रिक्स करेंसी को बूस्ट करेगी. एंड ऑल्सो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ ब्रिक्स करेंसी भी हो सकती है, जो कि ब्रिक्स करेंसी को पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण करेंसी बन जाएगी. ऑल्सो अर्जेंटीना की बात कर रहे हैं, इट इज़ रिच इन लिथियम, गोल्ड एंड सिल्वर लाइक मिनरल्स, जो कि इस करेंसी की एक मिनरल बेस्ड बैकिंग भी करता है. और इसके साथ इजिप्ट एंड इथियोपिया की बात करें तो वो जोग्राफिकली एंड जियोपॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने इसी सेशन में कुछ समय पहले चर्चा किया. परंतु इस ब्रिक्स समिट में ये चर्चा की जा रही थी कि इन सभी देशों के सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स को एक साथ बैठ कर के मीटिंग करनी चाहिए एंड एक कॉमन पेमेंट सिस्टम जनरेट करने के विषय में कुछ काम करना चाहिए. एंड मे बी इन सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स की मीटिंग को ब्रिक्स करेंसी के आने के पहले इनिशिएटिव को माना जा सकता है. एट लास्ट नाउ ये ब्रिक्स
अब 11 देशों का समूह बन चुका है। अब देखना ये है कि नाम इसका परिवर्तित होता है या नहीं, और अगर ये नाम परिवर्तित होता भी है तो इसका नया नाम क्या रखा जाएगा वो भी देखने लायक होगा। परंतु जो बिहेवियर इस ब्रिक्स समिट में दिखा है, यानी कि बहुत से देशों को एक साथ एंट्री दी जा रही है, तो मे बी अगले कुछ सालों में ब्रिक्स में और भी नई कंट्रीज जुड़ जाएंगी जो कि शायद G20 से भी ज़्यादा वेटेज रखेंगी। और इस दौरान चाइना के द्वारा पाकिस्तान को भी ब्रिक्स में पुश किया जा रहा था, परंतु इंडिया के द्वारा ब्लॉक किए जाने पर पाकिस्तान इस ब्रिक्स समिट का भाग नहीं बन पाया। और जैसे कि चाइना अपने पपेट कंट्रीज को ही एंड एंटी अमेरिकन स्टैंस रखने वाले देशों को ही इस ग्रुपिंग से जोड़ रहा था, तो बस इंडिया को यही एफर्ट्स करने चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार के ब्रिक्स संगठन का भाग ना बनते चले जाएं, नहीं तो ये भारत के लिए ब्रिक्स संगठन में ही एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। ऑल्सो इससे हमारे अमेरिका के साथ भी रिलेशंस को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि इंडिया बहुत से संगठनों में केवल एंटी अमेरिकन स्टैंस रखने वाले देशों से घिरा होगा, जिससे कि शायद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक मेजर शिफ्ट आ सकता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका सचेतनता में आने के लिए धन्यवाद। और इस प्रकार के इन डिटेल्ड वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव ऑलरेडी डन इट तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, ताकि ये और लोगों तक भी पहुँचे। आप इस पूरे विषय में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।